नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 33 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट, स्ट्रेस्ड एसेट, एनपीएज़ ये डिस्कस कर चुके हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक फॉर स्ट्रेस्ड एसेट ये भी पढ़ चुके हैं हम। आरबीआई गाइडलाइन रिस्ट्रक्चरिंग ऑन एडवांसेस बाय बैंक ये पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में अब हम शुरू करेंगे साथियों अवेलेबल फ्रेमवर्क फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। अगर बैंक्स को रिस्ट्रक्चर करना है किसी अकाउंट को तो कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो अवेलेबल हैं, किस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है साथियों इसमें टॉपिक जो हमारा वो है कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, सीडीआर मैकेनिज्म। अब सीडीआर मैकेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं एक-एक करके। दिस मैकेनिज्म इज फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्ट ऑफ वायबल एंटिटीज फेसिंग प्रॉब्लम आउटसाइड द परव्यू ऑफ बीआईएफआर, डीआरटी एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये मैकेनिज्म जो है उन कॉर्पोरेट डेप्ट के लिए है जो वायबल एंटिटीज़ हैं और कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और जो कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ बीआईएफआर, डीआरटी और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं चल रही हैं। यानी कि ऐसे डेप्ट जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं चल रहे हैं और वायबल एंटिटीज़ हैं, कोई टेम्पररी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। एक मैकेनिज्म उनके लिए है। बोरोवर enjoying credit facilities from more than one bank financial institutions with total outstanding fund based and नॉन फंड बेस्ड जिनका एक्सपोजर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा वही इसमें एलिजिबल है। सीडीआर फ्रेमवर्क में 3 टायर का स्ट्रक्चर होता है, थ्री टीयर स्ट्रक्चर होता है, 3 लेवल होते हैं। पहला होता है हमारा सीडीआर स्टैंडिंग फोरम एंड इट्स कोर ग्रुप, दूसरा होता है सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप और तीसरा होता है हमारा सीडीआर सेल। अब ये तीनों क्या हैं? बेसिकली 3 अलग अलग बॉडीज़ हैं जिनके अलग अलग लोग जिनके मेंबर्स होते हैं। सीडीआर स्टैंडिंग फोरम जो है और इसका कोर ग्रुप क्या कौन कौन होते हैं इसमें, ये जो बड़ा जो पावरफुल बॉडी है इसकी सीडीआर स्टैंडिंग फोरम बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की। जैसे हमारा आईबीए होता है उसी तरह का है लगभग ये। इसमें क्या करते हैं ये लोग, पॉलिसीज़ और गाइडलाइन ले डाउन करते हैं एंड मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। एक तो ये पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनाएंगे, साथ ही ये क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इस कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को। इट कंप्राइजेज द हाईएस्ट ऑफिशियल, चेयरमैन, एमडी, सीईओ वगैरह जो होते हैं बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो इसके मेंबर होते हैं। अब ये जो पॉलिसी ले डाउन करेंगे, साथ ही गाइडलाइन, और ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कोई इंडिविजुअल डिसीजन। सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप और सीडीआर सेल के जो डिसीजंस होंगे उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। सीडीआर स्टैंडिंग फोरम में ऑल्सो फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर डिस्पेंसिंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू दोज केसेस विच आर कॉम्प्लिकेटेड एंड आर लाइकली टू बी डिलेड बियॉन्ड द टाइम फ्रेम। कोई अगर स्पेशल केस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उसके लिए अगर कोई स्पेशल गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है तो वो उसके लिए भी वो फॉर्मुलेट करेंगे स्पेशल गाइडलाइन, ताकि जो स्पेशल अलग तरह के थोड़े जो केस हैं, जटिल जो केस हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उनको डिस्पेंस किया जा सके। अब सीडीआर कोर ग्रुप जो है वो भी सीडीआर स्टैंडिंग फोरम में से बनाया जाता है टू असिस्ट द स्टैंडिंग फोरम। जो स्टैंडिंग फोरम है ये जो, तो इसका ही इसमें से ही लोग लेके कुछ एक कोर ग्रुप बनाया जाता है और उसका काम होता है कि वो स्टैंडिंग जो फोरम है उनको असिस्ट करे। It prescribes the CDR core group. It prescribes the modalities of enforcement of the time frame and lays down guideline to ensure over optimism projections are not assumed. अब जो कोर ग्रुप जो होता है इनका, सीडीआर का कोर ग्रुप होता है, इसका काम होता है कि मोडेलिटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट में क्या क्या मोडेलिटीज़ होंगी, किस तरह की चीज़ें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, वो डिसाइड करेंगे और साथ ही जो गाइडलाइन बनाएंगे ताकि जो किसी भी प्रोजेक्शंस दिए जाएंगे वो ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो, अनरियलिस्टिक ना हो। तो ये काम इसका सीडीआर स्टैंडिंग फोरम का और इनके कोर ग्रुप का रहेगा। नेक्स्ट जो दूसरी बॉडी जो इसमें आती है वो है सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। अब सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप में क्या होता है, इंडिविजुअल केसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग आर डिसाइडेड बाय सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। जो कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं दे आर डिसाइडेड बाय सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। और इनमें कौन कौन होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ईडी लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आईडीबी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई एज देयर एज स्टैंडिंग मेंबर्स। तो इसमें जो ईडी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन संस्थाओं के, साथ ही एडिशन में क्या होता है, ईडी लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक हु हैव एन एक्सपोजर इन द कंसर्न कंपनी। इनके तो होंगे ही होंगे, साथ ही जो दूसरे ग्रुप हैं, दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका एक्सपोजर है उस कंसर्न कंपनी में, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव, ईडी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव इस ग्रुप में होंगे। While the standing members facilitate the conduct of the group's meeting, voting is in proportion to the exposure of creditors only. तो जो स्टैंडिंग मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, मीटिंग जब बुलाई जाएगी तो उसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वोटिंग जो है वो किसके पास रहेगी, वो रहेगी किसके प्रोपोर्शन में रहेगी, जितना एक्सपोजर जिसका होगा क्रेडिटर का उसके पास रहेगी। अब
सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप जो कंसीडर करता है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है, कंसीडर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ ऑल द केसेस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग सबमिटेड टू इट बाय द सीडीआर सेल। तो सीडीआर सेल के द्वारा जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी जाएगी उसको कंसीडर करता है सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। आफ्टर द empowered group decide that the restructuring of the company is prima facie feasible, enterprise is potentially viable in terms of policies and guidelines involved by the standing forum, the detailed restructuring package is worked out by CDR cell। अब एक बार जो एम्पावर्ड ग्रुप है वो डिसाइड कर लेता है कि जो प्रपोजल कंपनी का आया है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो प्राइमा फेसी फीजिबल है, यानी कि पहली नज़र में वो लग रहा है कि वो हो सकता है, रिस्ट्रक्चर उसको हम कर सकते हैं, इंटरप्राइज जो है वो पोटेंशियली वायबल है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस इवॉल्व बाय स्टैंडिंग फोरम। जो भी पॉलिसीज़ इवॉल्व की गई हैं स्टैंडिंग फोरम के द्वारा, उन गाइडलाइंस पे, पॉलिसीज़ पे वो खरा उतर रहा है, उसके हिसाब से वो वायबल है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, उसके बाद में डिटेल्ड जो पैकेज, रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज है वो वर्कआउट किया जाएगा किसके द्वारा, सीडीआर सेल के द्वारा। The CDR empowered group looks into each case of the debt restructuring, examines the viability and rehabilitation potential of the company and approves the construction package with the specified time frame of 90 days or best within 180 days। अब CDR empowered group जो क्या करता है वो हर एक केस में देखता है, जितने भी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के केस इनके पास आएंगे उनको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि वायबिलिटी रिहेबिलिटेशन पोटेंशियल कंपनी का है कि नहीं है, और अप्रूव करेंगे किसको, रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को। कितने टाइम पीरियड में, 90 डेज़ के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 180 डेज़ ऑफ रेफरेंस ऑफ द एम्पावर्ड ग्रुप, या मैक्सिमम जो है वो 180 डेज तक का टाइम ये देंगे। द डिसीजन ऑफ सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप इज फाइनल। जो सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा इफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्ट इज अप्रूव्ड बाय द एम्पावर्ड ग्रुप, द कंपनी इज पुट ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग मोड। एक बार अगर एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग उसको फाइनलाइज कर देता है तो कंपनी जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग मोड पे पुट कर दी जाती है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग वायबल नहीं है, अब ये तो केस हुआ कि प्राइमा फेसी वो वायबल पाई गई तो ये सारे काम होंगे। इफ रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट फाउंड वायबल, creditors are then free to take necessary steps for immediate recovery of dues and or liquidation or winding up of the company collectively or individually। अगर ये पाया जाता है कि रिस्ट्रक्चरिंग जो है उस पर्टिकुलर कंपनी में वायबल नहीं है, डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के चांसेस कम है, देन इन दैट केस क्या होगा, क्रेडिटर जो है वो फ्री है टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर इमीडिएटली रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज़। जो भी रिकवरी उनको अपने ड्यूज़ की करनी है उसके लिए नेसेसरी स्टेप जो लेने होंगे उसके लिए वो फ्री हैं। चाहे तो वो लिक्विडेशन में जा सकते हैं या वाइंड अप कंपनी को कर सकते हैं, या कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, जो भी स्टेप्स उन्हें लेने हो। तीसरा जो टेयर आता है इसमें, तीसरी जो बॉडी है वो है सीडीआर सेल। ऑल रेफरेंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग बाय क्रेडिटर और बोरोवर इज मेड टू द सीडीआर सेल। जितने भी रेफरेंस होंगे कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के, वो क्रेडिटर और बोरोवर दोनों के द्वारा किसको दिए जाएंगे, वो सीडीआर सेल के पास जाएंगे। सीडीआर सेल मेक्स द इनिशियल स्क्रूटनी ऑफ द प्रपोजल। तो पहली स्क्रूटनी कौन करेगा इसमें, सीडीआर सेल करेगा, और प्रिपेयर करेगा क्या, डिटेल्ड रिहेबिलिटेशन प्लान विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर एंड इफ नेसेसरी एक्सपर्ट टू बी एंगेज फ्रॉम आउटसाइड। और डिटेल्ड जो है वो रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाएगा किसकी हेल्प से, जो क्रेडिटर हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है उनकी हेल्प से, साथ ही एक्सपर्ट को भी इंगेज कर किया जाएगा आउटसाइड अगर ज़रूरत महसूस होती है। इफ़ नॉट फाउंड प्राइम फेसी फीजिबल द क्रेडिटर में स्टार्ट एक्शन द रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज। और अगर प्राइम फेसी फीजिबल नहीं पाया जाता है तो फिर वही पुराना केस जो हमने बताया, डिस्कस किया था, कि वो फिर रिकवरी में चले जाएंगे। क्रेडिटर जो है अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, रिकवरी में जा सकते हैं। अब ये तो सीडीआर मैकेनिज्म में जो हमारा जो 3 टेयर सिस्टम है उसका हुआ। अब बाकी और क्या पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 4 है, द कैटेगरी 1 सीडीआर सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली टू अकाउंट क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड इन द बुक्स ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ द क्रेडिटर बाय वैल्यू। सीडीआर सिस्टम जो है किस पे एप्लीकेबल है, जो ऐसे अकाउंट जो या तो स्टैंडर्ड हैं या सब स्टैंडर्ड हैं इन द बुक ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ द क्रेडिटर। कॉर्पोरेट इंडल्जिंग इन फ्रॉड एंड मालफीजिंग इवन इन द सिंगल बैंक आर नॉट एलिजिबल। कोई भी कॉर्पोरेट ऐसा है जो किसी फ्रॉड में, किसी इंडल्ज पाया जाता है, मालफीजेंस करा, कुछ इस तरह की गड़बड़ी में पाया जाता है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सिस्टम। अकाउंट वेयर रिकवरी सूट्स हैव बीन फाइल्ड बाय द क्रेडिटर आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर सीडीआर सिस्टम प्रोवाइडेड the initiative to resolve the case under CDR system is taken by at least 75% of the creditor by value and 60% of the creditor by number। जो ऐसे अकाउंट हैं जो कहाँ रिकवरी सूट में फाइल हो चुका है जिनके खिलाफ, वहाँ भी वो भी एलिजिबल हैं किसके लिए, सीडीआर सिस्टम के लिए। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है उसमें कि एटलीस्ट 75% जो क्रेडिटर हैं, अगर मान लीजिए 4 क्रेडिटर हैं उसके 75% क्रेडिटर, यानी कि अगर 100 करोड़ का लोन है तो 75 करोड़ के लोन जिन बैंक के पास हैं वो एटलीस्ट क्या होने चाहिए, वो इस चीज़ में कन्विंस होनी चाहिए, इसके लिए रेडी होना चाहिए। और 60% बाय नंबर, यानी कि अगर 5 लोग हैं तो 5 में से कम 3 लोग जो हैं वो रेडी होने चाहिए। तो
इस तरह से तब ये इस सिस्टम में जा सकता है। बीआईएफआर केसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग अंडर सीडीआर सिस्टम। तो बीआईएफआर जो केसेस हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। हाउएवर लार्ज वैल्यू बीआईएफआर केस में बी एलिजिबल इफ स्पेशली रिकमेंडेड बाय सीडीआर कोर ग्रुप। हालांकि जो लार्ज वैल्यू के हैं उनको रिकमेंड अगर स्पेशली किया जाता है सीडीआर ग्रुप के बाद तो वो एलिजिबल हो सकते हैं। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज इन सीकिंग द अप्रूवल फ्रॉम बीआईएफआर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैफे। और अगर इस पैकेज को इम्प्लीमेंट करना है किसी बीआईएफआर केस में, देन अप्रूवल किससे लेना होगा, बीएफआईआर से, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द पैकेज। रेफरेंस टू कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम कुड बी ट्रिगर्ड। जो कॉर्पोरेट सीडीआर सिस्टम है उनका रेफरेंस जो है वो ट्रिगर कर सकता है एनी और मोर ऑफ द क्रेडिटर हु हैव मिनिमम 20% शेयर इन ईदर वर्किंग कैपिटल और टर्म फाइनेंस। 20% शेयर है या तो उनका, या फिर जो कंसर्न कॉर्पोरेट है वो खुद शुरुआत कर सकता है इफ सपोर्ट बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग स्टेक इन इट। All creditors should enter into a inter-creditor agreement, which could be a legally bind agreement amongst the creditor with necessary enforcement and penal clauses, wherein the creditor would commit themselves to abide the various elements of CDR system। जो भी क्रेडिटर हैं जिन्होंने भी लोन दिया हुआ है बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, वो क्या करेंगे, एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में एंटर करेंगे। दे विल एंटर इनटू इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे जो कि लीगली बाइंडिंग होगा अमंग द क्रेडिटर, और नेसेसरी इन्फोर्समेंट और पिनल क्लॉज भी उसमें होंगे, जहाँ पर क्रेडिटर जो है वो कमिट करेंगे कि जो भी वेरियस एलिमेंट जो है सीडीआर सिस्टम के उनको वो फॉलो करेंगे, उनको अवॉइड करेंगे। फर्दर द क्रेडिटर शैल एग्री दैट 75% वही वैल्यू एंड 60% ऑफ द क्रेडिटर बाई नंबर एग्री टू अ रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज ऑन। तो अगर इतने लोग एग्री हो जाते हैं, 75% बाई वैल्यू और 60% बाई नंबर अगर एग्री हो जाते हैं, तो फिर वो उस चीज़ को, जिस चीज़ को एग्री करेंगे तो बाकी लोग भी उसको मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, डेप्टर कंपनी विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डेप्टर कॉल्ड डेप्टर क्रेडिटर एग्रीमेंट। डेप्टर कंपनी जो है वो एग्रीमेंट करेगी किसके साथ, साथियों यहाँ पर क्रेडिटर होना चाहिए, आई थिंक कि डेप्टर और क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट विल बी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बाइंडिंग फॉर 90 डेज और 180 डेज बाई बोथ साइड। तो ये भी एग्रीमेंट होगा जो डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में, जहाँ पर 90 डेज के लिए बाइंडिंग होगा या 180 डेज के बाद में बाई बोथ साइड। और इसमें क्लॉज क्या होंगे, बोथ डेप्टर एंड क्रेडिटर क्या करेंगे, एग्री करेंगे लीगली बाइंडिंग स्टैंड स्टिल वेयर बोथ पार्टीज कमिट देमसेल्फ आर टू टेकन रिकॉर्ड्स। तो यही है साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा 2-3 तरह के एग्रीमेंट हैं। एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है जिसमें आपस में जो भी लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्री करेंगे, और इस बात पर भी एग्री करेंगे कि 75% क्रेडिटर बाई वैल्यू और 60% क्रेडिटर बाई नंबर अगर किसी चीज़ पे एग्री करते हैं तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो भी उसमें एग्री करेंगे, वो उससे हटेंगे नहीं। ऐसे ही एक डेप्टर और क्रेडिटर का एग्रीमेंट होगा, जहाँ पर डेप्टर और क्रेडिटर एग्री करेंगे, 90 दिन तक बाइंडिंग रहेंगे, और या फिर 180 डेज तक बोथ साइड उस पर क्लॉज जो होंगे उन पर लीगली बाइंडिंग स्टैंड स्टिल उसमें कुछ एक क्लॉज होंगे जो जिनको वो दोनों लोग मानेंगे। अब एक बार एग्रीमेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें जो पॉइंट आता है वो है एडिशनल फाइनेंस इफ एनी इज टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल द क्रेडिटर ऑफ ए स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड अकाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर वर्किंग कैपिटल और टर्म क्रेडिटर ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। हाउएवर क्रेडिटर और हाउएवर देयर इज एग्जिट ऑप्शन एज गिवन बिलो द प्रोवाइडर ऑफ द एडिशनल फाइनेंस वेदर। तो एडिशनल फाइनेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी दिया जाएगा सभी क्रेडिटर के द्वारा जो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर चाहे तो वो वर्किंग कैपिटल हो सकती है या टर्म क्रेडिटर हो, वो सभी देंगे ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। जिसका जितना एक्सपोजर है उस हिसाब से वो अपना एडिशनल एक्सपोजर भी देगा। लेकिन इसमें क्या है, एग्जिट ऑप्शन भी मिलेगा जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। द प्रोवाइडर ऑफ द एडिशनल फाइनेंस वेदर एग्जिस्टिंग क्रेडिटर और न्यू क्रेडिटर शैल हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम। और जो एडिशनल देगा, एडिशनल जो एक्सपोजर देगा उसका क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्लेम होगा टू बी वर्क आउट अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज, जो कि रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जब बनाया जाएगा उसमें वर्कआउट किया जाएगा ओवर द प्रोवाइडर ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंस। जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस दे रहे हैं उनके ऊपर उनका जो प्रेफरेंशियल क्लेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, लोन जो पहले से रिस्ट्रक्चरिंग में जा रहा है उसके बाद फिर दिया है, तो उसका जो चार्ज रहेगा वो पहले दिया जाएगा। पहला जो पेमेंट जो किया जाएगा वो उनको किया जाएगा जिन्होंने एडिशनल एक्सपोजर दिया है over the provider of existing finance with respect to the cash flows out of recovery in respect of the additional exposure। तो जो कैश फ्लो आएंगे, जो रिकवरी होंगी, उसमें क्या है, एडिशनल एक्सपोजर के अगेंस्ट में जो रिकवरीज आएंगी उसमें पहला चार्ज किसका होगा, प्रेफरेंशियल क्लेम किसका होगा, जिसने एडिशनल फाइनेंस दिया है। अब इसमें एग्जिट ऑप्शन क्या है, अ क्रेडिटर आउटसाइड द मिनिमम 75% और 60% हु हैव एनी इंटरनल रीजन डज नॉट विश टू कमिट एडिशनल। अब हमने देखा कि कोई भी जो क्लॉज है एक बार जो सीडीआर वाला है वो तभी चालू होगा जब एटलीस्ट 75% वाई वैल्यू और 60% वाई नंबर उस पर एग्री करेंगे।
अब इनमें से इनके अलावा अगर कोई और क्रेडिटर ऐसा है जो एग्री नहीं करता है और एडिशनल एक्सपोजर नहीं देना चाहता उस पर्टिकुलर फर्म को किसी अपने इंटरनल रीज़न की वजह से, तो वो क्या करेगा? कैन ईदर, उसके पास दो ऑप्शन है, अरेंज फॉर इट्स शेयर ऑफ एडिशनल फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय अ न्यू और एग्जिस्टिंग क्रेडिटर। तो या तो उसका शेयर जो है एडिशनल फाइनेंस का, उसके लिए किससे बात करेगा? किसी न्यू क्रेडिटर से बात करेगा, कोई नया बैंक आकर उसकी जगह जो एडिशनल एक्सपोजर है उसमें उसका शेयर दे, या फिर जो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स हैं उनमें से ही किसी के साथ इस बारे में बात करेगा, उनमें से ही किसी को इस चीज़ के लिए मनाएगा कि उसका हिस्सा भी वही क्रेडिटर दे दे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? एग्री टू द डेफरमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट ड्यू टू इट आफ्टर द सीडीआर पैकेज बिकम्स इफेक्ट। और या तो फिर वो इस चीज़ पे एग्री हो जाए कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो ड्यू होगा आफ्टर जो सीडीआर पैकेज इफेक्टिव हो जाता है तो उसको जो है वो डिफर कर दिया जाएगा। तो ये है साथियों नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इन एडिशन द एग्जिट ऑप्शन विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू ऑल द लेंडर्स विद इन द मिनिमम 75% 60% प्रोवाइडेड द परचेजर एग्री टू अबाइड द रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज अप्रूव्ड बाय द एम्पावर्ड ग्रुप। अब इसके अलावा ये तो पहला एग्जिट ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो हमारा पहला सीन तो ये हो गया, पहला जो केस हुआ वो ये हुआ। सेकंड केस क्या हो सकता है कि एग्जिट ऑप्शन जो है ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल लेंडर विद इन 75% और 60%। अब जो लेंडर 75% और 60% के अंदर आए थे उनको भी ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, प्रोवाइडेड कि जो परचेजर हैं वो एग्री करते हैं कि वो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को अवॉइड करेंगे, उसको मानेंगे, जो कि एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। The existing lender may be allowed to continue with their existing level of exposure to the borrower provided they tie up with either the existing lender or the fresh lender taking up their share of additional finance। अब जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उनको ये छूट दी जा सकती है कि आप और एडिशनल जो फाइनेंस है वो अगर कहीं बाहर से अरेंज करा सकते हो, किसी और लेंडर से अरेंज करा सकते हो, तो आपको फिर एडिशनल फाइनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उतना ही एक्सपोजर रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन ये हो गया, सेकंड जो कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या होगी हमारी? द लेंडर हु विश टू एग्जिट फ्रॉम द पैकेज वुड हैव द ऑप्शन टू सेल देयर एग्जिस्टिंग शेयर टू ईदर द एग्जिस्टिंग। अब तीसरा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है उसका जो शेयर है वो भी वो बेचना चाहता है, वहाँ से निकलना चाहता है पूरी तरह, तो वो किसी फ्रेश लेंडर को भी बेच सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग बाकी जो लेंडर बचे हैं उनको भी अपना शेयर दे सकता है। द न्यू लेंडर शेल रैंक ऑन पार विद द एग्जिस्टिंग लेंडर फॉर रीपेमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ देयर ड्यूज सिंस दे हैव टेकन ओवर द एग्जिस्टिंग ड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लेंडर। और मान लीजिए कोई नया लेंडर किसी पुराने लेंडर का जो शेयर है वो परचेज कर लेता है, तो वो भी एट पार होगा बाकी जो एग्जिस्टिंग लेंडर हैं उनके साथ ही, उसकी भी जो प्रेफरेंस जो है वो उसको भी मिलेगी उनके बराबर की, क्योंकि उसने नया लोन नहीं दिया, उसने क्या है जो एडिशन जो पहले से फैसिलिटी थी, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर था, उसको उसने उसको टेक ओवर किया है एक्चुअली में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैटेगरी 2 सीडीआर सिस्टम। अब कैटेगरी 2 सीडीआर सिस्टम क्या होता है? दिस इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर केसेस वेयर द अकाउंट हैव बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल इन द बुक ऑफ क्रेडिटर and if a minimum of 75% of creditor by value and 60% by number satisfy themselves for the viability of account and consent of such restructuring। कैटेगरी 2 सीडीआर सिस्टम उन केसेस में लागू होगा जहां पर अकाउंट जो है वो डाउटफुल की कैटेगरी में आ गए हैं बुक्स ऑफ क्रेडिटर में, और लेकिन उसके साथ में क्या है, जो 75% क्रेडिटर बाई वैल्यू और 65% बाई नंबर, ये लोग क्या हैं, ये लोग सेटिस्फाई करते हैं देम सेल्फ, यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि अकाउंट जो है वायबल है, वायबिलिटी के बारे में उन्हें कोई शंका नहीं है, और कंसेंट देते हैं इस रिस्ट्रक्चरिंग को। However, the existing loans will only be restructured and it would be up to the promoter of the firm additional financing arrangement with the new or existing credit individual। तो इसमें साथियों क्या होगा, एग्जिस्टिंग लोन जो है वो कब तभी रिस्ट्रक्चर किए जाएंगे एंड वुड बी अप टू द प्रमोटर ऑफ द फर्म। अब एडिशनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट विद न्यू, कि वो नए एडिशनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो है वो करता है, नए के साथ करता है, या फिर एग्जिस्टिंग क्रेडिटर के साथ इंडिविजुअली करता है। नेक्स्ट हमारा आता है साथियों इनकॉर्पोरेशन ऑफ राइट टू रिकम्पेंस लॉ क्लॉज। ऑल CDR approved package must incorporate creditor right to accelerate payment and borrower right to prepay all the restructuring package, most incorporate right to recompense clause and it should be based on certain performance criteria of clause borrower। तो साथियों जितने भी CDR approved पैकेज होंगे उनमें ये क्लॉज जो है वो होने चाहिए, क्रेडिटर्स राइट टू एक्सेलरेट रीपेमेंट एंड बोरोवर्स राइट टू प्रीपे, तो ये क्लॉज होना चाहिए। साथ ही ऑल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज मस्ट इनकॉर्पोरेट राइट टू रिकम्पेंस क्लॉज, तो ये क्लॉज राइट टू रिकम्पेंस होना चाहिए एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऑफ बोरोवर, और ये किसके ऊपर बेस होना चाहिए, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो भी बोरोवर का रहता है। तो साथियों ये तो हमारा CDR सिस्टम जो है वो हमने देखा। नेक्स्ट हमारा है फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट लेंडर्स फोरम JLF एंड करेक्टिव एक्शन प्लान।
CAP। तो ये क्या चीज़ होती है, इनमें हम देखते हैं साथियों। इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा वो है स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी, यानी कि SMA अकाउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। बिफोर अ लोन अकाउंट टर्न्स इनटू NPA, किसी भी लोन अकाउंट को NPA में टर्न होने से पहले बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इंसिपेंट स्ट्रेस इन द अकाउंट। जो कोई भी अकाउंट जब NPA जाता है तो उससे पहले उसमें कुछ साइन से देखते हैं स्ट्रेस के, जिसको 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है अंडर स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी एज गिवन बिलो। तो इनको स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में दिया जाता है, जो कि हमारे होते हैं SMA 0, SMA 1 और SMA 2। अब SMA 0 में साथियों आते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट नॉट ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 डेज बट अकाउंट शो साइन ऑफ इंसिपेंट। 30 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू उसमें प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अकाउंट में क्या है, स्ट्रेस के साइन दिख रहे हैं। SMA 1 में क्या होगा, जहाँ पर ओवरड्यू जो है वो 31 दिन से 60 दिन के बीच होगा। SMA 2 हम तब कहेंगे जब ये ओवरड्यू जो है वो 61 से 91 डेज तक का हो जाएगा, चाहे तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट। डिले ऑफ 90 days or more, submission of stock statement, either stipulated operating control system, credit monitoring or financial statement, non-renewal of facilities based on ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो वो SMA में आ जाएंगे, या तो नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी, चाहे तो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं की है, क्रेडिट मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं की है, या फिर उस फैसिलिटी का रिन्यूअल नहीं हुआ है ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के को यूज़ करके। नेक्स्ट है एक्चुअल सेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट फॉल हो रहे हैं, जितना प्रोजेक्शन उसने दिए थे उनसे पीछे रह रहे हैं काफ़ी, और जिसमें कम से कम 40% का फ़र्क आ रहा है। और अ सिंगल इवेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन प्रिवेंट फ्रॉम कंडक्ट ऑफ, जो भी अगर कोई बोरोवर जो है नॉन कॉपरेट कर रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, स्टॉक ऑडिट करवाने में दिक्कत कर रहा है, और रिडक्शन ऑफ ड्राइंग पावर DP बाई 20%, DP 20% से कम हो जाती है आफ्टर अ स्टॉक ऑडिट। और एविडेंस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड, अगर लग रहा है कि डाइवर्जन ऑफ फंड के चांसेस लग रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि डाइवर्जन ऑफ फंड वहाँ पे किया गया है। और ड्रॉप इन इंटरनल रेटिंग बाई 2 और मोर नॉचेस, या फिर इंटरनल रेटिंग जो पीरियोडिकली की जाती है उसमें 2 नॉच का फ़र्क आ जाता है, तब भी हम इन सब अकाउंट को जो है वो SMA में क्लासीफाई करेंगे। रिटर्न ऑफ 3 और मोर चेक, 3 से ज़्यादा चेक जो है वो रिटर्न हो जाते हैं इन 30 डेज ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस अवेलेबल नहीं है। डिवॉल्वमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी है या लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इन्वोक हो जाते हैं, BG इन्वोक हो जाती हैं, तो उनका नॉन पेमेंट होता है, 30 दिन तक पेमेंट नहीं किया जाता है। थर्ड, रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम ईदर फॉर क्रिएशन और परफेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज इधर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इनमें से कुछ होता है तो ये सभी जो साइन हैं साथियों, ये जो है वो स्ट्रेस के साइन है कि अकाउंट में स्ट्रेस आ रहा है, और ऐसे ही अकाउंटों को हम स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरड्राफ्ट, बार बार ओवरड्राफ्ट मांग रहा है कोई, या बोरोवर क्या है, रिपोर्ट कर रहा है स्ट्रेस इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल, बता रहा है खुद ही, या फिर प्रोमोटर जो है अपनी जो से प्लेज कर रहा है अपने शेयर्स को या सेल कर रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर होती हैं किसी अकाउंट में तो उसे हम स्पेशल मेंशन अकाउंट कहेंगे, उसमें स्ट्रेस के साइन दिखते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट लेंडर फोरम, जो JLF है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। एज सुन एज अकाउंट इज रिपोर्टेड बाई एनी ऑफ द लेंडर टू क्रिलिक एज SMA 2। अब आपको पता है कि 5 करोड़ से ऊपर के जो अकाउंट होते हैं वो क्रिलिक में रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे ही SMA 2 रिपोर्ट किया जाएगा किसी भी लेंडर के द्वारा, दे शुड मैंडेटरीली फॉर्म अ कमिटी टू बी कॉल्ड जॉइंट लेंडर फोरम। तो वो क्या करेंगे, मैंडेटरी है उनके लिए कि वो एक जॉइंट लेंडर फोरम बनाएं इफ़ द एग्रीगेट एक्सपोजर जो है, एग्रीगेट एक्सपोजर फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होता है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर है और क्रिलिक में SMA 2 में रिपोर्ट कर दिया गया है लेंडर के द्वारा किसी भी, तो एक JLF बनेगा। और lender also have option of forming a JLF even if the aggregate exposure in an account is less than 100 crore and or when the account is reported as SMA 0 or 1। और 100 से अब तो बनेगा ही, लेकिन SMA 2 होगा और 100 करोड़ होगा तब तो ये मैंडेटरी है कि बनेगा। हालांकि लेंडर जो है वो 100 करोड़ से कम का एक्सपोजर होने पर भी JLF बना सकते हैं, और अकाउंट जो है SMA 0 या 1 में होगा तब भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि SMA 2 हो तभी बनाए। When the existing consortium arrangement for consortium account will serve as JLF with the consortium lender as convener for the account under the multiple banking arrangement। तो कंसोर्शियम के केस में क्या होगा, जो कंसोर्शियम लीडर है वो कन्वेयर की तरह काम करेगा जो भी मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में जो अकाउंट है उनके लिए। और द लेंडर विद द हाईएस्ट एग्रीगेट एक्सपोजर वो क्या करेगा, कन्वीन करेगा JLF को एट द अर्लीस्ट एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑन अकाउंट। तो जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होगा जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो कन्वेनर की तरह काम करेगा और फैसिलिटेट करेगा कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंट में एक्सचेंज की जाए। और मल्टीपल कंसोर्शियम ऑफ लेंडर बोरोवर, उसके केस में क्या होगा, द लेंडर विद द हाईएस्ट
लेंडर विद द हाईएस्ट एग्रीगेट एक्सपोजर विल कन्वेन द जीएलएफ। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा भी है कि वर्किंग कैपिटल के लिए उन्होंने अलग कंसोर्शियम बनाया हुआ है और टर्म लोन के लिए अलग कंसोर्शियम बनाया हुआ है, तो उस केस में दोनों में कंपेयर करके जिसका ज़्यादा एक्सपोजर होगा जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो कन्वेनर की तरह काम करेगा उस किसमें, जॉइंट लायबिलिटी जॉइंट लेंडर फोरम में। It is possible that borrower may request the lender with substantial ground for a formation of a JLF on account of the immense stress। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो बोरोवर है वो रिक्वेस्ट करता है कि जेएलएफ फॉर्म करने के लिए अपने सब्सटेंशियल ग्राउंड्स देता है। विथ सच अ रिक्वेस्ट इज रिसीव व्हेन सच अ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय लेंडर द अकाउंट शुड बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट एज एसएमए 0। अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर रिक्वेस्ट अगर बोरोवर की तरफ से आती है कि आप लेंडर से, अगर बोरोवर कहता है कि आप जॉइंट लेंडर फोरम बनाइए हमारे लिए, तो उसको हमें क्या है, बैंक को किस में रिपोर्ट करना है, एसएमए 0 में, क्रेडिट में रिपोर्ट करना है। लेंडर शुड ऑल्सो फॉर्म जेएलएफ इमीडिएटली इफ द एग्रीगेट एक्सपोजर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो इमीडिएटली फॉर्म करना चाहिए। ऑल द लेंडर शुड फॉर्मुलेट एंड साइन एन एग्रीमेंट, जो कि जिसे हम जेएलएफ एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। जो भी लेंडर हैं वो सब मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और जहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे क्या, ब्रॉड जो रूल्स एंड रेगुलेशन, फंक्शनिंग जेएलएफ कैसे काम करेगा, और जेएलएफ जो है एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ द बोरोवर सेटिंग राइट द, जो भी रेगुलेटरी हैं वो वीकनेस हैं वो अकाउंट में कैसे खत्म की जाएंगी, उनकी पॉसिबिलिटी सर्च करेगा। बैंक जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं टू डेप्यूट सफिशिएंट एम्पावर्ड सीनियर लेवल ऑफिशियल्स फॉर डेलिब्रेशंस एंड डिसीजन इन द मीटिंग ऑफ जेएलएफ। और जो भी जेएलएफ बनेगा तो बैंकों से ये उम्मीद की जाती है, बैंकों से ये आशा की जाती है कि वो अपने जो है सीनियर ऑफिशियल्स को इसमें मीटिंग्स में, डेलिब्रेशन में, डिसीजन में भेजें ताकि वो प्रॉपर डिसीजंस लेने की उनकी पावर हो वो ले सकें। द जेएलएफ में इन्वाइट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ इफ दे हैव अ रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब अगर किसी प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है तो वहाँ पर जेएलएफ की जो मीटिंग है उनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, इन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया जा सकता है। वाइल जेएलएफ फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट करेक्शन एक्शन विल बी मैंडेटरी इन अकाउंट हैविंग एग्रीगेट एक्सपोजर। 100 करोड़ से ऊपर अगर अकाउंट है तो ये जेएलएफ फॉर्मेशन जो है और करेक्टिव एक्शन जो है वो मैंडेटरी हैं। दूसरे केसेस में जहां पर एक्सपोजर कम है, द लेंडर विल हैव टू मॉनिटर द एसेट क्वालिटी क्लोजली एंड टेक करेक्टिव एक्शन फॉर इफेक्टिव रेजोल्यूशन। बाकी केसेस में क्या है, लेंडर्स को मॉनिटर करना है एसेट क्वालिटी क्लोजली और जो करेक्टिव एक्शन प्लान है उसको लेना है इफेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, जो उनको ठीक लगे। अब तीसरा हमारा आता है इसमें जॉइंट लेंडर फोरम एम्पावर्ड ग्रुप, जेएलएफ-ईजी। अब जेएलएफ-ईजी क्या है, जेएलएफ विल फाइनलाइज द करेक्टिव एक्शन प्लान एंड द सेम विल बी पोस्टेड बिफोर द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ लेंडर व्हिच विल बी आस्क्ड। जो एक बार जेएलएफ ने क्या किया, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया और करेक्टिव एक्शन प्लान जो है वो किसके सामने प्लेस किया जाएगा, वो प्लेस किया जाएगा एम्पावर्ड ग्रुप के, जो कि लेंडर्स का ग्रुप है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ लेंडर्स व्हिच विल बी टास्क टू अप्रूव द रेक्टिफिकेशन रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज अंडर CAP or corrective action plan। RBI has clarified that approval of GLF-EG mandatory only in cases of rectification with additional finance in case of restructuring under the corrective action plan। तो एक बार जो JLF जो है वो करेक्टिव एक्शन प्लान को फाइनलाइज करेगा, उसके बाद इसको प्लेस करेगा एम्पावर्ड ग्रुप के पास में, जो कि जिनका काम क्या होगा कि वो अप्रूव करें, रेक्टिफिकेशन करें रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान के अंदर बनाया गया है। और RBI ने क्लैरिफाई किया है कि अप्रूवल जो है वो JLF-EG का, एम्पावर्ड ग्रुप का, वो मैंडेटरी है ओनली इन केसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, एडिशनल फाइनेंस एंड केसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग अंडर करेक्टिव एक्शन प्लान। तो जो GLF-EG है यानी कि एम्पावर्ड ग्रुप है, उसके क्या क्या कंपोजिशन होंगे, इसमें 5 पॉइंट हैं साथियों। जो टॉप 2 बैंक इन द सिस्टम, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपोजिशन होंगे। जो टॉप 2 बैंक्स इन द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एडवांसेज नेमली SBI एंड ICICI बैंक विल कंटिन्यू टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ JLF एम्पावर्ड ग्रुप irrespective of whether or not they are lender in the particular JLF। तो जो टॉप 2 सिस्टम होंगे, टॉप 2 बैंक होंगे सिस्टम में, वो इसके परमानेंट मेंबर बने रहेंगे, चाहे भले ही वो लेंडर हो या ना हो। अगर इन दोनों बैंक में से कोई लेंडर भी होता है तब क्या केस बनेगा, द JLF-EG विल कंसिस्ट ऑफ दीज 2 बैंक, द 3 लेंडर्स अदर देन, जो इसके अलावा जो बाकी लेंडर होंगे, इसके अलावा जो बाकी लेंडर होंगे हैविंग लार्जेस्ट एक्सपोजर टू द बोरोवर एंड द 2 लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस विच डू नॉट हैव एनी एक्सपोजर टू द बोरोवर। और 2 ऐसे बड़े बैंक होंगे जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, जिसका बोरोवर को एक्सपोजर नहीं है, लेकिन 2 लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस एज पर लिस्ट ऑन RBI वेबसाइट। जो RBI की वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा एडवांसेस वाले 2 बैंक होंगे वो भी इसमें मेंबर होंगे। तो ये साथियों अलग अलग कंडीशंस इसमें दी हुई हैं, जैसे कि फाइदर SBI और ICICI बैंक इज अ लेंडर, JLF एम्पावर्ड ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ द 2 बैंक, द 4 लेंडर
एंड हैविंग द लार्जेस्ट एक्सपोजर ऑफ द बोरोवर। तो ये हैं साथियों 4-5 कंडीशन है, किस कंडीशन में कौन-कौन होंगे। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है साथियों, इतना मुश्किल है याद रहना पाना। मोटा-मोटा जो ये पॉइंट आप अगर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा, जिसमें कि जो हमारे जो बड़े लेंडर्स हैं, 2 वो उसके पार्ट रहेंगे, चाहे भले ही उनका एक्सपोज़र हो ना हो उस पर्टिकुलर बैंक को। साथ ही 4 जो बड़े क्रेडिटर्स होंगे, जो मल्टी कंसोर्शियम का अगर केस है, तो 4 जो बड़े क्रेडिटर होंगे, वो इसमें पार्ट रहेंगे। और 2 बड़े बैंक जो हैं, जो आरबीआई की वेबसाइट पे होंगे, उनके हिसाब से जिनका सबसे ज़्यादा एडवांसेस होगा, वो इसमें पार्ट रहेंगे। और जिनका क्या हो, जिनका कोई भी एक्सपोज़र इस बोरोवर को नहीं है, तो ये सब लोग मिलके इस ग्रुप को बनाएँगे अलग-अलग कंडीशन में, अलग-अलग ये कंपोज़िशन इसका हो जाएगा। अब करेक्टिव एक्शन प्लान कैप क्या होता है जॉइंट जॉइंट लेंडर फोरम के केस में। जेएलएफ में एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शन टू रिजॉल्व द स्ट्रेस इन द अकाउंट। अब जेएलएफ का काम यह है कि अलग-अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे कि जो स्ट्रेस है अकाउंट में वो खत्म किया जाए। तो इंटेंशन जो है टू इनकरेज अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन ऑप्शन। The intention is not to encourage a particular resolution option, example restructuring or recovery, but to arrive at an early and feasible solution to prevent the economic value of the underlying asset as well as the lender's loan। अब इनका जो मंशा है वो ऐसा नहीं है कि प्रमोट करना है कि रिस्ट्रक्चरिंग या रिकवरी को, बट क्या है इनकी मंशा ये है कि इस तरह के किसी सॉल्यूशन पे आया जाए, एक फीजिबल सॉल्यूशन बनाया जाए जिससे कि क्या हो, इकोनॉमिक वैल्यू जो अंडरलाइंग एसेट है उनकी बचाई जा सके और लेंडर्स का जो लोन है उसको बचाया जा सके। जो ऑप्शन है करेक्टिव एक्शन प्लान में बाई जेएलएफ वुड जनरली इंक्लूड, उनमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे ये। बेसिकली साथियों 3 चीज़ें हैं इसमें, रेक्टिफिकेशन है, रिस्ट्रक्चरिंग है और रिकवरी है। अब रेक्टिफिकेशन के केस में क्या करेंगे कि ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कमिटमेंट फ्रॉम द बोरोवर टू रेगुलराइज द अकाउंट सो दैट द अकाउंट कम्स आउट ऑफ एनपीए स्टेटस एंड डज नॉट स्लिप इनटू एनपीए कैटेगरी। तो उसमें कमिटमेंट लेंगे बोरोवर से कि ये एसएमए स्टेटस से बाहर आए और स्लिप ना करें एनपीए कैटेगरी में। और कमिटमेंट जो होगा वो सपोर्ट किया जाना चाहिए किसके द्वारा, आइडेंटिफाइड कैश फ्लो। जो कैश फ्लोज हैं वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि यहाँ से पैसा आने वाला है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लॉस और सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लेंडर। और जो एग्जिस्टिंग जो लेंडर हैं उनके पार्ट पर किसी तरह का लॉस इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें साथियों इतना ही इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन के केस में कि एक कमिटमेंट लेंगे बोरोवर से और कि वो अकाउंट को एसएमए स्टेटस से बाहर निकालेगा, अकाउंट एनपीए कैटेगरी में नहीं जाएगा। और कैश फ्लो किसके बेसिस पे कमिटमेंट होगा कि कैश फ्लो जो है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हवा हवाई बातें हो रही हैं, कोई पैसा आने के कहीं से आसार दिख नहीं रहे हैं और वो कह रहा है कि हम बाहर निकाल लेंगे अकाउंट को, सही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ द एग्जिस्टिंग प्रमोटर आर नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग एडिशनल मनी और टेक एनी मेजर रेगुलाइज द अकाउंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सम अदर। अगर एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर हैं वो इक्विटी लाने की पोजीशन में नहीं है या रेगुलाइज करने की अकाउंट को कंडीशन में नहीं है, तो उसमें दूसरे जो कहीं बाहर से इक्विटी लाने की या स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर हैं उनको कंपनी में लाने की भी कोशिश की जानी चाहिए जेएलएफ के इन कंसल्टेशन विद द बोरोवर के साथ मिलकर इस पॉसिबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए कि बाहर से लोगों को किसी को लेके आए, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स को लेके आए जो कि अपना पैसा उस कंपनी में लगाएं। और ये सारे मेजर जो हैं वो इंटेंड किए जा रहे हैं किस लिए कि एंटिटी और कंपनी जो है विदाउट चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन जो है वो बाहर आ जाए, टर्न अराउंड इसका हो जाए। However, it should be strictly ensured that the additional financing is not provided with the view to evergreening the project। अब इसमें साथियों एक तो ये भी है कि बाहर से इक्विटी लेके जाई जाए, दूसरा ये भी है जेएलएफ में ऑल्सो कंसिडर प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड एडिशनल फाइनेंस। और अगर ज़रूरत होती है तो नीड बेस्ड यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना एडिशनल फाइनेंस बोरोवर को भी दिया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि वो उस एडिशनल फाइनेंस जो है वो इस मंशा से ना दिया जा रहा हो, एवरग्रीनिंग के हिसाब से ना दिया जा रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो वीक अकाउंट है उसको केवल आप बचाने के लिए आप बस पैसे दिए जा रहे हो, वापसी का कोई भी रास्ता क्लियर नहीं है, फंड फ्लोज के कोई भी चांसेस वापस नहीं है। तो ऐसा ना हो कि उसको केवल अकाउंट बचाने के लिए भी एडिशनल वो दिया जा रहा हो, उसकी प्रॉपर वायबिलिटी होनी चाहिए। अब सेकंड जो आता है रेक्टिफिकेशन के बाद में रिस्ट्रक्चरिंग। रेक्टिफिकेशन में तो हमने देखा 2-3 ऑप्शन थे। पहला क्या था कि एक बोरोवर जो है वो एक एप्लीकेशन देगा कि हमारे पास ये यहाँ से कैश आने की चांसेस हैं, जो हमारा कैश फ्लो आएगा और हम अपने अकाउंट को एसएमए से बाहर निकालेंगे और एनपीए कैटेगरी में स्लिप नहीं करने देंगे, ये बोरोवर कहेगा। या फिर क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपना पैसा और लगा सकें और उसको फंड को लगा के और उसके अकाउंट को एसएमए से बाहर निकाल सकें, तो दूसरी तलाश की जाएगी कि कोई बाहर से कोई इन्वेस्टर आके उसमें पैसा लगाए और अकाउंट को टर्न अराउंड करे, उसको ठीक करे, मतलब उसकी इक्विटी जो है वो सेल करके। तीसरा क्या है कि जेएलएफ जो है वो ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि एडिशनल फाइनेंस उस बोरोवर को दिया जाए अगर नीड बेस्ड है, रिक्वायरमेंट है उसको, और उन्हें लगता है कि एडिशनल फाइनेंस देने के बाद में इसकी कंडीशन में सुधार
आ जाएगा, लेकिन ये एवरग्रीनिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन में बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्ट्रक्चर ऑफ द अकाउंट इफ प्राइमा फेसी वायबल एंड बोरोवर इज नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर। तो रिस्ट्रक्चरिंग में तो साथियों वही है कि अगर प्राइमा फेसी लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में अकाउंट चल पड़ेगा और बोरोवर जो है वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और कोई भी डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं है, फंड या माल, इस केस में एक कमिटमेंट प्रमोटर की तरफ से मिलता है कि एग्जिस्टिंग देयर पर्सनल गारंटी अलॉन्ग विद देयर नेटवर्थ स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय कॉपी ऑफ लीगल टाइटल ऑफ एसेट मे बी ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन दैट दे वुड नॉट अंडरटेक एनी ट्रांजैक्शन दैट विल अलाइनमेंट एसेट। तो वही है साथियों, रिस्ट्रक्चरिंग में अगर वायबल लगता है प्रोजेक्ट तो बोरोवर बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, कोई डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं है, फ्रॉड वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर जो है रिस्ट्रक्चरिंग की पॉसिबिलिटी को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिकवरी। अगर ये दोनों ही ऑप्शन काम नहीं करते हैं, रेक्टिफिकेशन से भी फ़ायदा नहीं होता, रिस्ट्रक्चरिंग से भी फ़ायदा नहीं होता, तो फिर आते हैं फिर रिकवरी। अगर दोनों ही ऑप्शन फीजिबल नहीं लगते हैं देन जो ड्यू रिकवरी प्रोसेस है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। जेएलएफ जो है वो डिसाइड कर सकता है कि बेस्ट रिकवरी प्रोसेस क्या होगी, उसमें लीगल और दूसरे जो रिकवरी ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करके, ताकि जो बेस्ट एफर्ट है और रिजल्ट जो है ऑप्टिमम एफर्ट में बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिल सकें। द डिसीजन एग्रीड अपॉन बाई मिनिमम वही क्राइटेरिया है 75% क्रेडिटर बाई वैल्यू और 50% बाई क्रेडिटर बाई नंबर इन जेएलएफ वुड बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग विद द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अकाउंट एंड विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल लेंडर इन टर्म्स ऑफ आईसीए। तो अगर मिनिमम 75% क्रेडिटर बाई वैल्यू और 50% क्रेडिटर बाई नंबर अगर एग्री कर जाते हैं तो उस हिसाब से उसकी प्रोसीडिंग रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह की चालू होगी। जेएलएफ रिक्वायर्ड टू अराइव एन agreement to be adopted by corrective action plan within 45 days from the date of an account reported as SMA2 by one or more lender received the request from the borrower from a JLF. The JLF should sign off the detailed corrective within the 30 days from date। तो इसमें साथियों टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 45 दिन के अंदर जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान है उस पर 45 दिन के अंदर द डेट ऑफ इन अकाउंट बीइंग रिपोर्टेड SMA2 रिपोर्ट करने से 45 दिन के अंदर उसको साइन ऑफ करना है। डिटेल जो करेक्टिव एक्शन प्लान है उनको अराइव करना है उस एग्रीमेंट पे 30 दिन के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अब जो बाकी का रिमेनिंग जो यूनिट है इसकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।